23rd इंडिया रसिया एनुअल समिट कंप्लीट हो चुका है। कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन हुआ इस एनुअल समिट में, जैसे कि इकोनॉमिक और एनर्जी का सेक्टर है, मिलिट्री और डिफेंस के सेक्टर में कई सारे नए इनिशिएटिव लिए गए, ग्लोबल स्टेज पे एक दूसरे का साथ देने की जो बात की गई थी उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी में जो नए इनिशिएटिव लिए गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे भी आज हम लोग इस लेक्चर में। और साथ ही साथ जो कल्चरल कनेक्ट है इंडिया और रशिया के बीच में, इसको लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए। आइए एक एक करके इन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यदि इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप की बात करें तो एक टाइम ट्रस्टेड ये रिलेशनशिप है। आपको देखने को मिलेगा कैसे पास्ट में इंडिया और रसिया ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड रह चुके हैं। आपको याद होगा 1971 का वार जब बांग्लादेश और इंडिया के बीच में युद्ध चल रहा था, वैसे में पाकिस्तान का साथ देने के लिए यूएसए कितना तत्पर था, अपने युद्धपोत उसने भेज दिए थे। ऐसे में जो इंडिया को हेल्प किया उस समय रसिया ने अपने युद्धपोत भेज करके, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे समय में जहाँ पे पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट में खड़ी हो, उस समय रसिया आपके साथ में खड़ा होता है। तो टाइम ट्रस्टेड फ्रेंड है इंडिया का रसिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में ये जो पार्टनरशिप है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इन दोनों देशों के बीच में। इसका नाम ही आपको देखने को मिलेगा स्पेसिफिक एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों देश मिल करके एक दूसरे के साथ हमेशा कठिन से कठिन परिस्थिति में एक दूसरे के सामने खड़े रहेंगे, इन सब को लेकर के ये पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, आपको इनका जो कोर प्रिंसिपल है आपको देख करके समझना चाहिए कि ये जो है म्यूचुअल ट्रस्ट की बात करते हैं एक दूसरे के, और नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। यानी कि कोई भी देश, इन दोनों देशों के बीच में कोई भी देश ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जिससे कि दूसरे देश के नेशनल इंटरेस्ट पर कोई बात आए। साथ ही साथ दोनों देश एक दूसरे के म्यूचुअल ट्रस्ट को बनाए रखेंगे। इसके साथ ही जो अगली बात आती है कि किस तरह से ये दुनिया हर समय बदल रही है, जियोपॉलिटिक्स हर समय चेंज होती रहती है। कोई भी इसमें आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता है। लेकिन इस समय भी आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया और रसिया ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से खड़े हैं जिस तरह से कभी भी कोई भी दो देश एक साथ खड़े नहीं हो सकते। इसके अलावा ये दोनों देश आज का जो बदलता हुआ दौर है, यदि आप देखेंगे कैसे जब ट्रंप की सरकार आई यूएसए में, तो किस तरह से इन्होंने हर एक देशों पर टैरिफ वार शुरू कर दिया, टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिया। तो वैसे में जो इंडिया को घाटा होने वाला था उस चीज़ को रिकवर किया रसिया ने। तो इस बात को आपको समझना चाहिए कि जिस तरह से लैंडस्केप बदल रहा है, यदि कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें रसिया को कोई घाटा होगा तो फिर इंडिया भी वहाँ खड़ा रहेगा। वो चाहेगा कि रसिया को किसी भी तरह से हानि ना हो, क्योंकि जब हम किसी परिस्थिति में, किसी गंभीर परिस्थिति में हैं, तो आपने यदि हमारी हेल्प करी है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम भी आपके किसी कठिन परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहें। वहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नेक्स्ट वो है कि ग्लोबल पीस को लेकर के यहाँ पे बात की गई, स्टेबिलिटी को लेकर के बात की गई। साथ ही साथ जो डिप्लोमेटिक एक्सटेंशन है इसकी भी बात हुई, जैसे यकतारिनबर्ग है और कजान में है, यहाँ पे इंडिया के दो नए कॉन्सुलेट्स ओपन करने की बात की गई है। जो इसमें 6 पिलर्स को लेकर के इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए हैं। पहला है डिफेंस, सेकंड है इकोनॉमिक ट्रेड, थर्ड है एनर्जी, फोर्थ है कनेक्टिविटी, फिफ्थ है साइंस और टेक्नोलॉजी, और सिक्स्थ है पीपल टू पीपल और कल्चरल कनेक्ट को लेकर के। आइए एक एक करके सबको डिटेल में समझते हैं। पहला जो है दैट इज़ अबाउट डिफेंस। डिफेंस में अब तक जो था इंडिया और रसिया का रिलेशन ये कुछ ऐसा ही रहा है कि हम आपसे सामान खरीद ले रहे हैं, यानी बायर सेलर का कॉन्सेप्ट रहा है। लेकिन अब इस चीज़ को शिफ्ट किया जा रहा है को प्रोडक्शन की तरफ। आपने देखा होगा कि पहले हम सिर्फ ज़्यादातर चीज़ों को रसिया से खरीद लेते थे, जैसे कि कोई युद्धपोत हुआ वो हमने खरीद लिया उससे, जैसे कोई फाइटर जेट हुआ जैसे सुखोई है, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने रसिया से खरीद लिया। ठीक है, लेकिन अब बात आ रही है सामने कि अब हमको मिल करके को प्रोडक्शन करना चाहिए, और इसका एक बहुत ही बेहतरीन नमूना आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, जिसमें कि इंडिया और रसिया ने मिल करके काम किया। ठीक है, और मिल करके इतना अच्छा एक मिसाइल सिस्टम तैयार किया है कि ये अब इंडिया इसको एक्सपोर्ट कर रहा है अलग अलग कंट्रीज़ को, और पूरे विश्व में अपनी जो डिफेंस है उसकी धाक को प्रेजेंट कर रहा है, सबके सामने इस चीज़ को ला करके सामने रख रहा है कि कितना अच्छा हम लोग मिसाइल सिस्टम डेवलप किए हैं। अब यहाँ पे जो आत्मनिर्भर भारत था इसको भी ध्यान में रखा गया, और उसके साथ ही साथ अब को प्रोडक्शन को भी ध्यान में रखा जा रहा है। यानी कि पहले तो था कि हम सेल्फ रिलायंस होंगे, हम ही खुद सब कुछ बनाएंगे, लेकिन अब इस चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं और को प्रोडक्शन की तरफ भी ध्यान रहे हैं। जॉइंट रिसर्च की बात की जा रही है, को डेवलपमेंट की बात की जा रही है। साथ ही साथ कई सारे जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं इन सब डिफेंस में आपको छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स दिखेंगे, तो उनको भी जॉइंटली मिल करके किस तरह से इनकी जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की जाए, इसको लेकर के डिस्कशंस यहाँ पे हुए हैं। इसके अलावा इंडिया और रसिया ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, और इनके बीच का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है इंदिरा। इंदिरा का मतलब है IND फॉर इंडिया और RA फॉर
रसिया। तो इस मिलिट्री एक्सरसाइज से ये दोनों देश एक दूसरे के बीच में जो मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी है उसको चेक करते रहते हैं और एक दूसरे की जो सैन्य शक्ति का जो दक्षता है उसको हमेशा परीक्षण करते रहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया और रसिया के बीच में। नेक्स्ट जो पिलर है दैट इज़ अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने देखा कि जो 2024-25 में इंडिया और रसिया के बीच में 68.7 बिलियन डॉलर का यहाँ पे व्यापार हुआ था। 2030 तक लक्ष्य है कि इसको 100 बिलियन डॉलर तक अचीव कराया जाए, ठीक है। और अच्छे यदि फ्रेमवर्क्स बनाए गए तो ये संभव है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक इंडिया यूरेशियन यूरोपियन यूनियन FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसकी बात की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो नेशनल करेंसी है इसको यूज करने की बात की जा रही है। अब तक क्या था कि सिर्फ और सिर्फ डॉलर ही यूज किया जा रहा था इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन अब बात हो रही है कि नेशनल करेंसी को भी यूज किया जाए। जो रूबे और रूबल और रुपए जो है, रुपए और रूबल कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है कि यदि हमारा जैसे रूबल है तो रूबल में व्यापार हो जाए या फिर रुपया है तो रुपये में व्यापार हो जाए। डॉलर के भरोसे हम कब तक बैठे रहेंगे, इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन हुए हैं। इसके साथ ही जो इंटर ऑपरेबिलिटी है नेशनल पेमेंट को लेकर के, फाइनेंशियल मैसेजिंग को लेकर के, इन सब को भी जैसे इंडिया में अभी आपको देखने को मिलेगा कि जो डिजिटल इंडिया है इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो किस तरह से जो UPI है ये काम कर रहा है। और कई सारे देशों को हमने UPI एक्सपोर्ट भी किया है, उनको UPI की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन सब को लेकर के भी रसिया के बीच में इंडिया के बीच में डिस्कशंस हुए कि किस तरह से हम जो इंटर ऑपरेबिलिटी है इन दोनों देशों के बीच में इसको बढ़ा सकते हैं, स्पेशली जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके अंदर। इसके साथ ही जो सेक्टरल फोकस किया जा रहा है जैसे कि फर्टिलाइजर्स है, मोबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स हैं, ऑपरेशन है, जो क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इनकी प्रोसेसिंग को लेकर के, इनकी जो खनन की प्रक्रिया है उसको लेकर काफ़ी टेक्निकल होता है। तो इन सब चीज़ों को जो सेक्टरल फोकस है इसको भी करे जाने की यहाँ पे बात सामने निकल करके आ रही है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पिलर है, थर्ड पिलर, दिस इज़ अबाउट एनर्जी फ्यूचर। तो इंडिया और रसिया इन दोनों ने मिलकर के ये डिसाइड किया है कि जैसे कई सारे जैसे क्रूड ऑयल है, ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, LNG है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, तो इसकी भरपूर सप्लाई रसिया देने को तैयार हो चुका है। अब तक हमारी पूरी डिपेंडेंसी जो थी वो ज़्यादातर मिडिल ईस्ट में रहा करती थी, ठीक है, लेकिन अब इसको हम लोग स्विच कर रहे हैं धीरे धीरे रसिया की तरफ। रसिया भी यहाँ पे पूर्ण रूप से सहमत हो चुका है देने के लिए, क्योंकि जब टैरिफ वार बढ़ा, जब USA ने टैरिफ बढ़ाए तो एक दूसरा हम लोगों को अच्छा उपाय सिर्फ और सिर्फ रसिया ही दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा टैरिफ बढ़ाएगा USA तो फिर दिक्कत हम लोगों की USA इंडिया ट्रेड में होगी। और इससे अच्छा है कि हम स्विच करें अपने आप को रसिया की तरफ। और रसिया ने भी इस बात का पूरा भरोसा दिया कि हाँ, आपको जितना भी क्रूड ऑयल चाहिए, जितना भी ऑयल प्रोडक्ट्स चाहिए, LNG, पेट्रोकेमिकल्स जो भी चाहिए, आप खुल करके हमसे इसका ट्रेड कर सकते हैं, ताकि जो एनर्जी क्राइसिस है उसको सॉल्व किया जा सके इंडिया में इनकमिंग फ्यूचर में। इसके साथ ही यहाँ पे एक और बात की गई, वो है जो इन्वेस्टर्स को इशू फेस करना पड़ता है, स्पेशली जब एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात होती है, वहाँ पे कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट ने मिलकर के ये डिसीजन लिया कि इनके लिए एक सिंगल विंडो रखा जाए, ताकि यदि किसी भी तरह का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है तो उसको ईजिली प्रोसेस किया जा सके और जल्दी से जल्दी उस पर काम हो सके। इसके साथ ही सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, एक होता है मिलिट्री न्यूक्लियर, एक होता है सिविल न्यूक्लियर। सिविल न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी को सिविल पर्पस के लिए यूज़ करना, यानी कि बिजली उत्पादन के लिए यूज़ करना। तो इसको लेकर के भी यहाँ पे डिस्कशन हुए, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है कि तमिलनाडु में बेस्ड है, इसको लेकर के यहाँ पे डिस्कशन हुआ कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कराया जाए। इसके साथ ही जो नए NPPs हैं, जैसे कि जो नए न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं साइट इंडिया के अंदर जो तैयार हो रही है, इनको लेकर के भी डिस्कशन हुआ कि जल्दी से जल्दी कई सारे नए जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें तैयार किया जाए और 2047 तक 100 गीगावाट तक इंडिया की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है पावर प्रोड्यूस करने की, उसको बढ़ा करके किया जाए। थर्ड पिलर के बाद जो नेक्स्ट पिलर था वो था बिल्डिंग ब्रिजेस अक्रॉस यूरेशिया। यूरेशिया क्या है? तो यूरेशिया यूरोप और एशिया से मिलकर बनता है। यदि आप ये पूरा एरिया देखेंगे तो ये कहलाएगा यूरेशिया, ठीक है। यहाँ पे एक यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन के बीचों बीच यहाँ पे यूराल नदी बहती है। यह इंडिया नहीं, एशिया और यूरोप के बीच में एक बॉर्डर का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो यूरोप है, एशिया, इसके बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। यहाँ पे जो पहले से एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी थी वो थी INSTC। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये है, ये इसका जो फुल नेम है वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। यहाँ ये रसिया से शुरू होता है, यहाँ मिडिल ईस्ट से होते हुए आपको आ जाएगा ये ईरान में, ईरान से होते हुए ये इंडिया में आ जाएगा। ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और इसको काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया गया है। यहाँ पे जो नेक्स्ट डेवलपमेंट सामने निकल कर आई है वो है चेन्नई से निकलेगा और व्लादिवोस्टोक तक जाएगा, ठीक है।
कहाँ से ये निकल रहा है, तो ये निकल रहा है चेन्नई से। यहाँ पे इंडियन ओशियन होते हुए ये आ रहा है, इधर सुमात्रा जावा होते हुए निकल रहा है ये साउथ चाइना सी में, और साउथ चाइना सी से ये जापान होते हुए ये निकल जाएगा व्लादिवोस्टोक तक। तो ये जो पूरा रूट मैप है, इसको अब नया बिल्ड करने का जो तैयारी है वो चल रहा है। इसके अलावा एक और पहल की गई है, ये जो रसिया है उसकी तरफ से। यहाँ पे बात की जा रही है पोलर वाटर में इंडिया को जो शिप ऑपरेशंस हैं उसको करने के लिए, क्योंकि ये जो आप रसिया का जो ऊपरी हिस्सा देखेंगे, नदर्न पार्ट जो है, ये पूरी तरह से आर्कटिक से लगा हुआ है, और ऐसे में जो रसिया है उसके पास एक काफ़ी अच्छा अनुभव है यहाँ पे पोलर वाटर में शिप ऑपरेशंस का। तो एमओयू साइन हुए हैं कि इंडिया भी यदि चाहे तो अपने जो पोलर सीज हैं उसमें शिप ऑपरेशंस को सीख सकता है, यहाँ पे ऑपरेट कर सकता है। उससे रिलेटेड जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो इन दोनों के बीच शेयर हो सकती है। नेक्स्ट जो पिलर है दैट इज़ फिफ्थ पिलर, और इसमें बात की गई है जो नए फ्रंटियर्स हैं इनके ऊपर ध्यान देने की। जैसे एक फार ईस्ट फ्रंटियर है, एक है आर्कटिक फ्रंटियर, जहाँ हमने बात करी। ये जो आपको दिख रहा है ये फार ईस्ट फ्रंटियर है, ठीक है, और ये ऊपर वाला जो फ्रंटियर दिख रहा है ये है आर्कटिक फ्रंटियर। तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो बातें हुई, कई सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, एनर्जी है, माइनिंग है, डायमंड्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है, इनको लेकर के यहाँ पे डिस्कशन सामने आए थे। और एक जो हमने पोलर वाटर में इंडिया के ऑपरेशंस को लेकर के बात करी कि शिप ऑपरेशंस को लेकर के इंडिया यहाँ पे आ सकता है, और साथ ही साथ जो आर्कटिक काउंसिल है इसमें एज एन ऑब्जर्वर भी आकर के इंडिया सीख सकता है, चीज़ों को देख सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बात हुई फोर्थ पिलर में। नेक्स्ट जो पिलर है दैट इज़ अबाउट स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के जो डिस्कशंस हुए उन सब के बारे में। तो आपको पता है कि इंडिया का इसरो है और रसिया का रॉसकॉस्मोस है, और आपको पता होगा कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है इसमें रशियंस हमेशा ही आगे रहे हैं। तो इंडिया और रसिया के बीच में जो अभी गगनयान प्रोग्राम है इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हुए कि किस तरह से ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को स्पेस में लेके जा सकते हैं। इसमें रसिया के जो अनुभव हैं वो काम आएंगे इंडिया के इस गगनयान प्रोग्राम में। तो इन सब को लेकर के डिस्कशंस हुए। इसके साथ ही जो जॉइंट रॉकेट टेक्नोलॉजी है, स्पेशली जो स्पेस रॉकेट्स होते हैं उनको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है वो अलग तरह की होती है, और उसमें दक्षता हासिल है रसिया को। तो इस पर मिल करके दोनों देश एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आपको नए इनोवेशंस को लेकर के काफ़ी बातें हुई। इसके साथ ही जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इनको एक्सप्लोर करने की, प्रोसेस करने की जो बात सामने निकल कर आई है कि रसिया इसको हेल्प कर सकता है इंडिया को, और इस तरह से दोनों देश मिल करके जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन है, इन सब को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आई वो थी ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट, पीपल टू पीपल टाइज। इसमें तीन चीज़ों का जो इंपॉर्टेंट रोल है, एक है कल्चर, दूसरा है टूरिज्म और तीसरा है एजुकेशन। कल्चर में हम लोगों को देखना चाहिए कि जैसे इंडिया का कल्चर है और रशिया का कल्चर है, तो ये दोनों देश एक दूसरे से कल्चरली, जो फिल्म इंडस्ट्री है इससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। फिल्म्स यहाँ की, इंडिया की जो फिल्म्स हैं काफ़ी ज़्यादा रशिया में देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों देश कल्चरली एक दूसरे को फिल्मों के थ्रू ही जानते हैं, ठीक है। तो इसको भी प्रमोट करने की बात की गई। दूसरा जो है टूरिज्म को लेकर के बात हुई कि जो टूरिज्म सेक्टर है इसमें किस तरह से वीज़ा एंड अराइवल की बात की गई कि यदि आपके पास वीज़ा नहीं है, इंडिया आइए, उस पर भी आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को लेकर आ सकते हैं, टूरिस्ट की संख्या बढ़ाई जा सके, किस तरह से, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन हुआ। एजुकेशन में भी बात हुई कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 20,000 के आसपास इंडियन स्टूडेंट्स हैं रसिया के अंदर, ये या तो जो साइंस है इसकी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं। तो किस तरह से जो एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है इसमें स्टूडेंट की संख्या बढ़ाई सके और कोऑपरेशन इन दोनों देशों के बीच में बनाई जा सके, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हम लोगों को देखने को मिले हुए। इसके अलावा जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, आज का जो वर्ल्ड है कई पोल्स में बटा हुआ है, इसमें दोनों देश एक दूसरे का कैसे साथ देंगे। तो यहाँ यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें इंडिया को जो परमानेंट मेंबर बनाने की बात करता है, हमेशा रसिया इसमें साथ देता है। हमेशा जो चाइना है वो इसमें आकर के अड़ंगा लगाता है, रोक देता है। ब्रिक्स में इंडिया की जो दावेदारी है जो 2026 में, इसमें भी रसिया ने सपोर्ट किया, बोला कि आप अच्छे से इसको हेल्ड करिए अगले वर्ष। इसके साथ ही जो एससीओ है और नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है, एनपीटी जिसे बोलते हैं, इसमें भी रसिया साथ देता है इंडिया का। स्पेशली इंडिया को मेंबरशिप मिल जाए किस चीज़ की, तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स एनएससी की मेंबरशिप मिल जाए, इसको लेकर के रसिया हमेशा इंडिया का साथ देता रहा है। इसके अलावा एक जो शेयर्ड रिजॉल्व है, जीरो टॉलरेंस रिलेटेड टू टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद किसी भी चीज़ को नहीं बख्शा जाएगा। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि कश्मीर में इस बार 2025 में अप्रैल में ये पहलगाम अटैक होता है, वैसा ही अटैक हम लोगों को क्रोकस सिटी हॉल मॉस्को में देखने को मिला 2024 मार्च में। तो इन सब पे दोनों देश मिलकर के डिस्कस किया और बोले कि किसी भी तरह का एजेंडा यहाँ पे नहीं चलने दिया जाएगा, डबल स्टैंडर्ड्स कोई नहीं देखे जाएंगे। यदि आपने अटैक किया तो आपको बुरी तरह से पकड़ के पीटा जाएगा, मारा जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही जो अलकायदा है, ISISI है, इन सब को लेकर के कई सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस सामने आए कि इन सब के अगेंस्ट में जो
जो कि यूएन लिस्टेड टेररिस्ट ग्रुप है उनको किस तरह से हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह से इनको रोका जाए, इन सब चीज़ों को लेकर के भी बात सामने निकल करके आई है। इसके अलावा जो रीजनल और ग्लोबल चैलेंजेस हैं आपको देखने को मिलेगा कि जो अफ़गानिस्तान है ये तो इसको बोला जाता है कि एक कब्र है, ये यहाँ पे कितनी सारी कब्रें यहाँ पे बनी हैं लोगों को पता ही नहीं होगा। जब से ये अफ़गानिस्तान बना है तब से यहाँ पे युद्ध होते ही रहते हैं, कभी यहाँ पे युद्ध रुकता ही नहीं है। तो किस तरह से इन सब लोकेशन पे शांति लेकर आई जाए, यहाँ पे जो काउंटर टेररिज्म का प्रॉब्लम है उसको किस तरह से कम किया जाए। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट में आपको युद्ध हमेशा देखने को मिलता है, गाजा का जो युद्ध है वो, या फिर सीरिया, इराक, बगदाद, इन सब जगहों पे जो युद्ध चल रहे हैं इनको किस तरह से शांत किया जाए, इन सब को लेकर के भी यहाँ पे कई सारे कदम उठाए गए। साथ ही क्लाइमेट चेंज को लेकर के पेरिस एग्रीमेंट है, आर्टिकल 6 है, इन सब को लेकर के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशंस देखने को मिले हम लोगों को। इस तरह से हम लोगों ने पूरी समिट कंप्लीट कर ली। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस समिट में डिस्कस हुए थे। आई होप आप लोगों को ये पूरी समिट समझ में आई होगी। इसको यहाँ से आप एक बार में क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। जो फर्स्ट स्लाइड है यहाँ से मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।